नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल दिनेश गुरु भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें हम सभी के लिए एक मैसेज है और एक लेसन है। अगर आप इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। 2 महीने की राहत के बाद अब फिर से एक आफत आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पिछले हफ्ते में 10% कोविड के केसेस इंक्रीज हुए हैं। यानी दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा कोविड केसेस पाए गए हैं। 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और इसके पीछे वजह क्या है? लोगों की लापरवाही या फिर कुछ और? मास्क पहनना जरूरी है। यदि कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसको 5,000 रुपये तक जुर्माना या 8 दिन की जेल भी हो सकती है। India. Found in the country first, it is now present in 85 countries across the world according to WHO. And now the Delta variant has mutated into a more dangerous form known as the Delta Plus. अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो फिलहाल इंडिया में 31 करोड़ लोगों को पहली डोज लग गई है और लगभग 8 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लग गई है। फिलहाल कुल आबादी का ये 6 से 7% होता है और देखा जाए तो यही एकमात्र सुरक्षा कवच है। वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन से बात नहीं बनने वाली। वैक्सीनेशन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अच्छे से हैंड वॉश करना जरूरी है, जो पिछले 1.25 साल से हमें बताया जा रहा है। अब जरा इस बच्चे को देखिए, क्योंकि कल ही इस बच्चे की वीडियो भी वायरल हो गई थी जो लोगों को हिल स्टेशन पर मास्क पहनने के लिए कह रहा था। अगर ये बच्चा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इंपॉर्टेंस जानता है तो हम क्यों क्योंकि कल ही इस बच्चे की वीडियो भी वायरल हो गई थी जो लोगों को हिल स्टेशन पर मास्क पहनने के लिए कह रहा था। अगर ये बच्चा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इंपॉर्टेंस जानता है तो हम क्यों। जून महीने के मिड में देश भर में अब तक तकरीबन 40 लोग कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। 40 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, आप इसे केवल 40 भी कह सकते हैं। लेकिन ये 40 कब 40,000 और कब 40 लाख बन जाएंगे और कब 40 लाख से 4 करोड़ हो जाएंगे, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस के इस नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अपने पुराने वेरिएंट से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसका डेथ रेट भी ज़्यादा है पुराने कोविड-19 की कंपैरिजन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को चिंता है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से उनके देश में अगली वेव आएगी कोविड की। दूसरी तरफ लोगों को चिंता हो रही है कि इंडिया में 3rd वेव आ सकती है कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। आखिर क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और कब आ सकती है 3rd वेव, और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक और कितना सीवियर है ओरिजिनल कोरोना वायरस से। म्यूटेशंस के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि ये हर लिविंग बींग्स में होती हैं, चाहे कोई इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई पेड़ पौधा हो या फिर कोई वायरस हो। जब जब रिप्रोडक्शन होता है तब तब म्यूटेशंस होती हैं। एक डीएनए जो इंसान का होता है, जब कोई इंसान बच्चा पैदा करता है, जब डीएनए ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ऑन एवरेज 100 से 200 म्यूटेशंस होती हैं डीएनए में। ज़्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होती हैं, दिखाई नहीं देती, उनका कोई खास असर नज़र नहीं आता। कई बार ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो वायरस को ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना देती हैं, जिससे वायरस ज्यादा आसानी से फैले, या फिर कई बार ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो वायरस को ज्यादा डेडली बना देती हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस की डेंजरस म्यूटेशंस का ट्रैक रखता है। इन्हीं डेंजरस म्यूटेशंस को WHO ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस के डेंजरस म्यूटेशंस का ट्रैक रखता है।
इन्हीं डेंजरस म्यूटेशंस को WHO ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनमें पहली कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अगर बात करें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट आएंगे जो मल्टीपल कंट्रीज में डिटेक्ट किए गए हैं और जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा आसानी से फैलते हैं ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में किसी भी तरह के वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानने के 2 आधार होते हैं, या तो वो वायरस तेजी से फैल रहा है या फिर उसके कारण ज़्यादा मौतें हो रही है, यानी वो वायरस बहुत ज़्यादा डेडली है, बहुत डेंजरस है, इसलिए इसे चिंता करने वाली कैटेगरी में डाला गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये मान लिया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है और इसी कारण इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये नोट करने वाली है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है, इवन दो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाल रखा है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अभी तक डेल्टा वायरस 111 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है, यानी ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। 25 जून 2021 यानी लगभग आज से 26 दिन पहले अमेरिका में 5,974 नए केसेस आए थे। 15 जुलाई को 5,000 से बढ़कर 35,990 हो गए। ब्रिटेन में 5,020 नए केसेस थे। 15 जुलाई 2021 को ये बढ़कर 48,553 हो गए। इंडोनेशिया में 18,872 नए केस थे और अब 15 जुलाई 2021 को 56,757 केस रिपोर्ट किए गए। स्पेन में 25 जून 2021 को 4,924 नए केस आए थे और यहाँ पर भी 15 जुलाई 2021 को ये बढ़कर 27,688 हो गए। रूस में 25 जून 2021 को 20,399 कोविड केसेस रिपोर्ट किए गए और ये अब बढ़कर 25,393 हो गए। एक स्टडी ने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है अल्फा वेरिएंट से और अल्फा वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था ओरिजिनल स्ट्रेन से जो वुहान में पाया गया था 2019 में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। आमतौर पर वायरस जब म्यूटेट होकर ज्यादा ट्रांसमिसिबल बनता है तो वो थोड़ा कम डेडली हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी रिसर्च निकलकर सामने नहीं आई है जो बताती है कि डेल्टा वेरिएंट फॉर श्योर ज्यादा जानलेवा है, ज्यादा डेडली है। यूके की एक स्टडी ने जरूर बताया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क डबल हो जाता है अल्फा वेरिएंट के कंपैरिजन में। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जानने वाली है, डेल्टा वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े अलग हैं ओरिजिनल कोविड-19 के सिम्टम्स से। असल में कभी भी रनी नोज को उतना बड़ा सिम्टम नहीं बताया गया था, लेकिन यूके में एक स्टडी कंडक्ट की गई। रिसेंटली जब लोगों ने सेल्फ रिपोर्ट किया अपने सिम्टम्स को तो पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं उनमें रनी नोज काफी ऊपर आता है सिम्टम्स की कैटेगरी में। हेडेक होना, रनी नोज होना, कोल्ड होना, गले में दर्द होना, ये टॉप 3 सिम्टम्स आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स एक्चुअल में अब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स से काफी सिमिलर हैं। लॉस ऑफ स्मेल मतलब सही से चीजों को सूंघ ना पाना, ये काफी बड़ा सिम्टम बताया जाता है ओरिजिनल कोविड-19 में, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में इसका रैंक 9th बताया जा रहा है यूके की स्टडी में। अगर बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि अभी तक जितना भी डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन इफेक्टिव हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, जैसे कि फाइजर और एस्ट्राजेनिका और हमारी कोविशील्ड वैक्सीन ने प्रूव किया है कि वो 90% से ज्यादा इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करने में। अगर आप दोनों डोज लेते हैं और आपको डेल्टा वेरिएंट हो जाता है तो। इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग यूके ने एक स्टडी कैरी किया जो मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश किया गया है। उन्होंने अप्रैल 1 से जून 6, 2021 के बीच 19,543 कोविड इन्फेक्शंस को स्टडी कर उन पे वैक्सीन का इम्पैक्ट एनालाइज किया। स्टडी ने रिवील किया कि फाइजर वैक्सीन 92% प्रोटेक्शन अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट और 79% प्रोटेक्शन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोवाइड कराता है।
इसी के साथ एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का कोविशील्ड वैक्सीन 73% प्रोटेक्शन अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट और 60% प्रोटेक्शन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोवाइड कराता है। इससे ये पता चलता है कि फाइजर वैक्सीन कोविशील्ड के मुकाबले बेटर एफिकेसी दिखाता है। इसी के साथ स्टडी में यह भी रिवील किया है कि सिंगल डोज के कंपैरिजन में डबल डोज ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर हम बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले देखें तो फाइजर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 5 टाइम्स लोअर लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है। इंटरेस्टिंगली स्टडी ने यह भी रिवील किया है कि 2 डोजेस के बीच के गैप को मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को बेटर टैकल कर सकता है। रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए यूके ने डोजेस के बीच के गैप को 8 वीक से 4 वीक्स रिड्यूस किया। लेकिन रियलिटी ये है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता पुख्ता तौर पर कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का कहना है कि अभी ये बहुत जल्दी है बताना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोई थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि थर्ड वेव आएगी इंडिया में। जो गैप 2 वेव्स के बीच में बताया जाता है वो 15 से 16 हफ्तों का होता है। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की थर्ड वेव को रोकना मुश्किल है, ये आएगी तो जरूर, और उनका ये कहना है कि ये अक्टूबर 2021 तक आएगी। दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि थर्ड वेव अगले 6 से 8 हफ्तों में भी आ सकती है अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया और मास्क पहनना बंद कर दिया। लेकिन डॉक्टर NK अरोड़ा जैसे भी कई एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर NK अरोड़ा चीफ हैं सेंटर कोविड-19 ग्रुप के। डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव दिसंबर से पहले नहीं आने वाली है। देखा जाए तो अक्टूबर से दिसंबर तक का एस्टिमेट लगाया जा रहा है डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये तो टाइम की बात है, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए कि थर्ड वेव कितनी ज्यादा घातक हो सकती है, कितनी गंभीर हो सकती है, तो इसको लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बताया है कि थर्ड वेव सेकेंड वेव से कम हानिकारक होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिलैक्स हो जाएं, हम चिंता ना करें? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जरा साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेकर देखिए। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट वेव ओरिजिनल कोरोना वायरस की वजह से आई, इस चार्ट को देखो जरा। उसके बाद सेकंड वेव आई इनके बीटा वेरिएंट की वजह से, जो साउथ अफ्रीका में ही पाया गया था, और अब थर्ड वेव आ रही है डेल्टा वेरिएंट की वजह से। और थर्ड वेव और सेकेंड वेव ऑलमोस्ट इक्वली डेंजरस लग रही है, और कितनी तेजी से ये फैली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका ब्लेम सीधा साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने ढंग से प्लानिंग नहीं की, वैक्सीनेशन को ढंग से रोल आउट नहीं किया। आज के दिन साउथ अफ्रीका में 5% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। सोचो अगर ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी होती तो डेल्टा वेरिएंट उतना बुरा असर ना करता। इजराइल का एग्जाम्पल लेकर देखो, जहां पर 65% के अराउंड पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, जिस वजह से डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम है इजराइल जैसे देश में। दोस्तों, अतीत और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। कोरोना की पहली लहर के बाद हम इसी तरह लापरवाह हो गए थे, इसी तरह बेलगाम हो गए थे, और उसके बाद क्या हुआ? मारो मार हुई बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वैक्सीन्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए इस पेंडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण। हम सब ने किसी ना किसी अपने को खोया, किसी ने अपने परिवार को खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, किसी ने अपने दोस्त को खोया, या किसी ने अपने किसी ना किसी जानने वाले को खोया। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जब ऐसी महामारी आती है तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन होती है, लोगों की नौकरियां भी जाती हैं, सैलरी में डिडक्शन होती है, बिजनेस डाउन होता है। महामारी के कारण ये चीजें और ज्यादा विकराल रूप ले लेती हैं। उसी युग में, उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं बुरे दिनों में क्या हम फिर जाना चाहते हैं? दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हाल ही में इंडिया ने 8 मिलियन वैक्सीनेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगाई जाएंगी, जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे हमारे थर्ड वेव को बीट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्पीड का वैक्सीनेशन रेट भी काफी ना हो कोरोना की थर्ड वेव को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए। सरकार का एम है कि इस ईयर के एंड तक जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है वो सब की सब वैक्सीनेट हो जाए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, देश के जाने माने साइंटिस्ट श्री विपिन श्रीवास्तव का कहना है कि 4 जुलाई 2021 से देश में कोरोना की थर्ड वेव शुरू हो गई है। ICMR ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ICMR का कहना है कि वैक्सीनेशन लगाओ, क्योंकि अगर संक्रमण फैला भी तो भी 9.8% लोगों को ही
हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी और डेथ रेट सिर्फ 0.4% ही होगा, इसलिए वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। थर्ड वेव से बचने का एक ही शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और वो है, अगर आपको चांस मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी जाकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही सबसे बेस्ट चांस है हमारे लिए इस वायरस से बचने का। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इस पेंडेमिक में, इस महामारी में लोगों की मदद की जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने इस महामारी का नाजायज फायदा उठाया। इस कोरोना महामारी में हमें दो तरह के लोग देखने को मिले। पहले वो लोग जिन्होंने एक आम आदमी की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए हम पहले उनके बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे उन देशों की जो हमारी मदद के लिए आगे आए। यूके ने 495 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 140 से ज्यादा वेंटिलेटर इंडिया को दिए। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन शिप की है। सिंगापुर ने 4 क्रायोनिक ऑक्सीजन टैंक इंडिया को डोनेट किए हैं। इन्हें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट किया जा रहा है। फ्रांस ने इंडिया को 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 28 रेस्पिरेटर, 5 लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर और 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया को 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दिए हैं। इन्हें भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रशिया भी इंडिया को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जनरेटर देने का प्लान कर रहा है। भूटान और थाईलैंड जैसी कंट्री से भी इंडिया को पूरी मदद मिल रही है। ये तो हो गई देश और दुनिया की बात। अब हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड की। इस कोरोना क्राइसिस से फाइट करने के लिए बॉलीवुड भी सामने आया। इस कोरोना क्राइसिस से फाइट करने के लिए बॉलीवुड में अगर सबसे पहले सोनू सूद का नाम ना लिया जाए तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। सोनू सूद पिछले कई सालों से सोशल कॉजेज को लेकर प्रोएक्टिव रहे हैं। सोनू सूद ने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, इंडिया फाइट विद कोविड। इस चैनल पर आप ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, मेडिसिन, किसी भी चीज के लिए हेल्प मांग सकते हैं, जहां पर ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा में बन रहे कोविड सेंटर निर्माण में 2 करोड़ रुपए की मदद की। वरुण धवन मिशन ऑक्सीजन इंडिया के साथ मिलकर भारत के कई हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान कर रहे हैं। इन्होंने 21 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर 3900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोक्योर करने वाले हैं। अक्षय कुमार ने गौतम गंभीर के फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए दान किए। विराट कोहली और अनुष्का ने भी अपने फाउंडेशन से लोगों की मदद की। लता मंगेशकर ने भी 7 लाख रुपए कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किए। सलमान खान कोविड वॉरियर के लिए डेली 5000 मील बॉक्स बंटवा रहे हैं। कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए अजय देवगन ने एनवाई फाउंडेशन के साथ मिलकर बीएमसी की मदद की। इसमें शिवाजी पार्क के मैरिज हॉल को 20 बेड वाली कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया। इसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और कुछ पैरामोनिटर लगाए गए हैं। इस काम में अजय देवगन के साथ बोनी कपूर, समर नायर और आनंद पंडित भी शामिल हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के और कई स्टार मनोज वाजपेयी, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, प्रभास, कपिल शर्मा, ये अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो पा रही है लोगों की मदद कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इंडिविजुअली लोगों की मदद की इस कोरोना क्राइसिस से फाइट करने के लिए। ये है जावेद अहमद भोपाल से। इन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस बना दिया और लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है सुशीला गवाले और रेखा वाजे। Pimpri Chinchwad Police Constables Sushila Gabale and Rekha Vaze played foster mothers to take care of the baby. ये है शाहनवाज शेख। इन्होंने अपनी एसयूवी सेल कर दी 22 लाख रुपए में और उन पैसों से ये कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये है डॉक्टर सोहेल। देश की सेवा करके गर्व है और ये बात मैं सभी डॉक्टर्स, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से कह रहा हूँ। ये है शिल्पी उदयपुर से। 10 साल की शिल्पी उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में नर्स है। उनकी मां कोविड संक्रमण के चलते आईसीयू में भर्ती है, साथ ही एक 2 साल का बच्चा है। शिल्पी ने घर का ऐसा सेटअप और मां की इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी अपना जॉब नहीं छोड़ा, मरीजों की सेवा में लगी है। अपने और अपने काम के बारे में बहुत मुख्तसर सी बात कहती है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। दोस्तों, इस मुश्किल दौर में कोई भी किसी का रिलीजन देखकर उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि जिससे जितना हो पा रहा है वो उतनी हेल्प कर रहा है बिना किसी भेदभाव के। इन लोगों ने और इन देशों ने ऐसे लोगों की मदद की जिनको वो जानते भी नहीं थे। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस विपदा में, इस महामारी में पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थे। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा कहना एक मजबूरी बन जाती है ताकि उन लोगों की आंखें खुल सके,
उनका जमीर जाग सके, क्योंकि लोगों ने कई जगह पर इन चीजों को फेस किया है। हमने खुद इन चीजों को नोटिस किया है और आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग थे, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ एम्बुलेंस वालों के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में मुंह मांगा पैसा वसूल किया। अगर बात करें मेडिकल एसेसरीज की, पल्स ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर, मेडिसिन, इनकी भर भर के ब्लैक मार्केटिंग हुई। डॉक्टर ने पेशेंट्स को जब ये सलाह दी कि आप इन फ्रूट्स को खाइए, इन वेजिटेबल्स को खाइए, इनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो आपको हमारे समाज में ऐसे भी लोग देखने को मिले होंगे जिन्होंने रातों रात इन फ्रूट्स के दाम दुगने कर दिए। ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से पैसा कमाने के लिए इस महामारी में अपनी जेबें भरी। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद बात है। यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी को यहाँ पर विलन बनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर मौका दिया जा रहा है नायक बनने का इस महामारी में। दोस्तों, कोरोना का एक नया वेरिएंट यूके में डिटेक्ट किया गया है, जिसे लाम्बडा वेरिएंट कहते हैं। ये लाम्बडा वेरिएंट 30 देशों में डिटेक्ट किया गया है, जिसे डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा डेंजरस और कहीं ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इस कोरोना के लाम्बडा वेरिएंट के ऊपर मैं फिर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। डेल्टा वेरिएंट SARS-CoV-2 के एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहां सक्सेसिव वेरिएंट्स पहले से और ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। रिसेंटली कई कंट्रीज जैसे इंडिया और यूके में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। ऐसा कहते हैं कि ये स्ट्रेन ज्यादा ट्रांसमिसिबल और इम्यूनिटी एस्केपिंग टेंडेंसी रखता है। अब वक्त है कि इंटेंस वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत हम अनवैक्सीनेटेड और सिंगल वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को फुली वैक्सीनेट करें। न्यूअर वेरिएंट्स को इवॉल्व होने से रोकने के लिए हमें कोरोना वायरस आउटब्रेक को प्रिवेंट और कंटेन करना चाहिए, जिससे स्ट्रेन लोकलाइज रहे। फेस मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन, पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंप्लीट वैक्सीनेशन हमें इमर्जिंग कोविड स्ट्रेन से बचा सकता है। दोस्तों, आई होप कि आप इन सभी कोविड-19 गाइडलाइंस को मान रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसी लापरवाही को देखते हुए ये कहा है कि थर्ड वेव तो क्या, फोर्थ वेव भी आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। अगर आप ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। किसे प्रायोरिटी दे, हेल्थ को या इकोनॉमी? वैक्सीन सेफ है, तो चलिए वैक्सीन के दोनों शॉट्स जल्द से जल्द हमारे परिवार के सारे मेंबर्स को लगवा। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनते और बाहर से घर आने के बाद हाथ धोते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल दिनेश गुरु भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।